हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगक्षेम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हमारी जो सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ एंड यूपीएससी में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम एक महान विचारक को 17वीं शताब्दी के महान विचारक जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्या उनके विचार थे, किस परिस्थितियों से उनके विचार प्रभावित हुए, क्या वो सोचते थे, क्या उनकी राइटिंग्स है और समाज पे उनकी राइटिंग्स का क्या असर पड़ा, ये आज हम जानेंगे। जॉन लॉक, उनको बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वर्ड के अंदर छुपा हुआ है लिबर्टी, यानी कि ये पहले व्यक्ति थे। अगर जब हम एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी हमने पढ़ी, हमने प्लेटो को पढ़ा, हमने एरिस्टोटल को पढ़ा, हमने थॉमस हॉब्स पढ़ा, हमने मैकियावेली पढ़ा, लिबर्टी को लेके इतना ज्यादा कंसर्न कोई नहीं था। एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी में तो कोई भी नहीं था, और ना ही मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली ने जो कहा स्टेट को उन्होंने प्रायोरिटी दी। थॉमस हॉब्स ने तो स्टेट को एक मतलब उसने बोला कि स्टेट इज एवरीथिंग, और व्यक्ति को अपने सारे राइट्स जो है स्टेट को सरेंडर कर देने चाहिए। और जब स्टेट पावरफुल हो जाएगा तो फिर व्यक्ति को अपनी लिबर्टी को है जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इंसान को अपनी लिबर्टी के साथ। यानी कि एक इस तरीके अगर तराजू पे अगर देखें तो अगर स्टेट पावरफुल है, ये स्टेट है और ये इंडिविजुअल है। अगर स्टेट पावरफुल है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होगी, अगर व्यक्ति को अधिकार दिए जाएंगे तो स्टेट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगी। अभी तक के जितने भी हमने थिंकर्स पढ़े, फ्रॉम प्लेटो टू हॉब्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड देन थॉमस हॉब्स, जितने भी पढ़े सभी जो है उनकी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच कहीं ना कहीं रहे, स्टेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। यानी कि जो इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो बात होना चालू हुई वो सबसे पहले जॉन लॉक ने करी। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी, यानी कि राइट्स की, व्यक्ति के अधिकारों की बात की। जॉन लॉक ने लिबर्टी की बात करी, जॉन लॉक ने ही राइट्स की और लिबर्टी की, इक्वालिटी की, समाज में हर चीज की इन्होंने ही बात करी। यानी कि एडवेंट जो होता है ना, लिबरल थॉट्स का जो एडवेंट जो होता है, लिबरल आइडियोलॉजी का जो एडवेंट होता है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो जॉन लॉक के साथ ही होता है। ये पहले व्यक्ति है जो इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू स्टेट। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या परिस्थितियां थी, किस चीज ने इनको पुश करा इस डायरेक्शन में, और क्या और वातावरण कैसा था, कहां से इन्होंने पढ़ाई करी, कौन के गुरु थे, जो भी है। जब हम जॉन लॉक को कवर जब हम करेंगे तो मैं लगभग आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू में आपको पढ़ाऊं। हो सकता है स्लाइड्स में ये सारे टॉपिक्स एक्जैक्टली ना मिले आपको, बट आई कवर तो डेफिनेटली सारे मैं इसके थ्रू आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्शन डेफिनेटली जॉन लॉक का, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उनकी लाइफ, उनके वर्क्स, उनका जो फेमस जो उनका वर्क्स है, जैसे लेवियाथन लिखी थॉमस हॉब्स ने, और थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन हम जब जॉन लॉक को जब हम पढ़ेंगे तो मैं उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आप पिछली वीडियो भी उठा के देखेंगे तो उसमें लेवियाथन मतलब उसमें हमने थॉमस हॉब्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, क्योंकि थॉमस हॉब्स को जब पढ़ेंगे तो एक चेन चलती है। जैसे हमने सोक्रेटिस पढ़ा तो हम सोक्रेटिस के बाद हम प्लेटो को अच्छे से समझ पाए, और प्लेटो पढ़ा तो उसके क्रिटिक के रूप में कह लो, या फिर क्रिटिक तो नहीं बोलते थे पहले, बट एक जैसे हिंदी में वर्ड होता है ना पूरक। तो प्लेटो से आगे बढ़ेंगे तो प्लेटो को पढ़ेंगे तो ही उसके बाद हम किसको पढ़ पाएंगे, एरिस्टोटल को समझ पाएंगे। फिर उनसे शिक्षा लेते हुए आगे मैकियावेली इंस्पायर इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी, प्रिंस। तो एक चेन के थ्रू, और हमारे सिलेबस में भी, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विस का सिलेबस हो, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हो, एक इसी सीरीज में हमें थिंकर्स दे रखे। वो सीरीज में इसी तरीके से देने का अर्थ यही है, उसका औचित्य है यही कि जब तक हम शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो इन आगे ठीक से समझ आ नहीं पाएगा। तो जब हम लॉक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको थॉमस हॉब्स को भी जानना समझना चाहिए। पिछली वीडियो मेरी उठा के देखना, थॉमस हॉब्स के बारे में जो मैंने बात करी है, तो आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे। उनके ऊपर लॉक्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट कौन थे, थॉमस हॉब्स। उसके बाद इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी इन्होंने भी दी।
लेकिन इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो थॉमस हॉब्स के थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके बाद जीन जैक रूसो आएंगे, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, उनका थोड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग है। उसके बाद ये बात करते हैं नेचुरल राइट्स की। राइट्स की बात करने वाले पहले थिंकर, इससे पहले किसी ने भी इंडिविजुअल राइट्स की बात करी नहीं, सबकी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच रही है। इंडिविजुअल राइट्स की बात सबसे पहले किसने करी? नेचुरल राइट्स की जॉन लॉक ने करी। प्रॉपर्टी को लेके इनको सबसे ज्यादा, इनका जो माना जाता है ना सबसे ज्यादा योगदान, तो प्रॉपर्टी को लेके इनके कुछ अलग व्यू थे, वो इससे पहले किसी के रहे नहीं। तो थोड़ा समाज में एक नई क्रांति आई, दिशा और दशा दोनों बदल गई सोसाइटी की, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी को, जितना ज्यादा व्यक्ति प्रॉपर्टी गेन कर सकता है उसको उन्होंने वैलिडेट कर दिया एक तरीके से। सिविल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर जो है किसी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाना चाहिए। वी हैव थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव द एग्जीक्यूटिव, वी हैव द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एंड सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि तीनों के पास बराबर शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर आ गई तो तानाशाही आ जाएगी, अगर जुडिशरी के पास सारी पावर आ गई तो भी तानाशाही आ जाएगी, और अगर लेजिस्लेचर के पास सारी पावर आ गई तो भी तानाशाही आ जाएगी। यानी कि पावर का एक जो है बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे चेक एंड बैलेंस की थ्योरी एक वो बनी रहती है, वो आगे चल के मॉन्टेस्क्यू ने दी, इन्हीं से प्रभावित होकर। लॉ और लिबर्टी के ऊपर डेफिनेटली, लिबर्टी के फादर ऑफ लिबरलिज्म है, तो लिबर्टी के ऊपर तो बहुत अच्छे से अपने बात रखते हैं। टॉलरेशन, किस टॉलरेशन की बात कर रहे हैं जॉन लोग? ये रिलीजियस टॉलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलीजियस टॉलरेशन, यानी कि सरकार को, रिलीजियन जो होता है ना वो व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, एंड जॉन लॉक ऐसा मानते हैं कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल अफेयर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो रिलीजियस क्या है? पर्सनल अफेयर है, तो उसको लेके जो है टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म को माने, मैं चाहे ऐसे हाथ जोड़ू, चाहे मैं ऐसे करूं, मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी है। स्टेट वुड नॉट कंट्रोल, स्टेट कैन नॉट कंट्रोल, कहीं से कहीं तक वो नहीं कर सकते। एब्सोल्यूटिज्म क्या चीज होती है? थॉमस हॉब्स आप सुनोगे, जानोगे इस वीडियो में, तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की एब्सोल्यूटिज्म थे, वो एब्सोल्यूटिस्ट थे थॉमस हॉब्स। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब हिंदी में निरंकुश सत्ता को जो मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं ना, निरंकुश सत्तावादी, यानी कि स्टेट को पूरी अथॉरिटी दे जाए, स्टेट को पूरी की पूरी पावर दे दी जाए, इंडिविजुअल्स जो है सरेंडर कर दे खुद को, अपने राइट्स को सरेंडर कर दे और स्टेट को दे दे, तो एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा। तो ये उसका क्रिटिक करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लॉक एंड लिबरलिज्म ये तो है ही, और मॉडर्न मतलब पॉलिटिकल थॉट पे आगे चल के मतलब इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ ये भी हम जानेंगे। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इनके आइडियाज का, इनके आइडियोलॉजी का क्या हुआ, वो वैसा माना जाता है कि अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुई है ना, वो इनके विचारों से प्रभावित होकर इनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। लास्ट में उसको हम इवेल्युएट करेंगे, जॉन लॉक को उनका रेलेवेंस क्या है कंक्लूड करेंगे। अब जो है जॉन लॉक लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी इन 17th सेंचुरी। इनका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म होता है, जॉन लॉक was born in 1632 and he died 1704। कहां पे? इंग्लैंड में। पेशे से ये, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। अब ये जो टाइम पीरियड है, जैसा हमने थॉमस हॉब्स को बारे में हमने बात करी, जब हम किसी भी विचारक को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस जमाने को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस परिस्थितियों का उनके विचारों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें जॉन लॉक का जो एरा है, जॉन लॉक के टाइम में इंग्लैंड की स्थिति क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं इंग्लैंड की और यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, यही जॉन लॉक के आइडियाज को जो है इन्फ्लुएंस करेंगी, उनको पुश करेंगी, और उनका एक थॉट का जनरेशन होगा, वो आगे चल के इसी डायरेक्शन में सोचेंगे। यानी कि हमें
जानना पड़ेगा कि चल क्या रहा था इंग्लैंड में इस 17वीं शताब्दी में। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें ना, लॉक वॉज बोर्न इन 1632 इन इंग्लैंड। एट दैट टाइम देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। थॉमस हॉब्स को मैं आपसे 5 मिनट डिस्कस करता हूं। थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था 1588 में। 1588 में थॉमस हॉब्स ने अपने टाइम में देखा इंग्लैंड में, इंग्लैंड जाना जाता है, दो रेवोल्यूशन हुई है वहां पे। एक थॉमस हॉब्स के टाइम में जिसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर, अब ये सिविल वॉर था यानी कि वॉर हो रहा है यानी कि दो पार्टीज के बीच में होगा। ये सिविल वॉर देखा थॉमस हॉब्स ने और ये ब्लड शेड देखा उन्होंने। वहां पे उन्होंने रेवोल्यूशन देखी यानी कि सिविल वॉर रेवोल्यूशन। किस किस के बीच में हो रहा था? ये हो रहा था, एक तरफ वो लोग थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, मोनार्की यानी कि राजतंत्र, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो। अब इन दो लोगों के बीच, इन दो ग्रुप्स के बीच में पूरे इंग्लैंड में युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। ये जो यहां पे जो रेवोल्यूशन हुई ये थी ब्लड शेड। रोज मतलब थॉमस हॉब्स घर से बाहर निकल रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, जहां भी जा रहा है वो देख रहा है खून बह रहा है भाई। तो उसने उसी के अकॉर्डिंग उसने ह्यूमन नेचर को जज कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर को जज कर लिया। जॉन लॉक की अगर बात करें तो जॉन लॉक इस टाइम में जब यहां पे सिविल वॉर और ये ब्लड शेड वगैरह चल रहा है, जब वो इतना ज्यादा अपने एडल्ट्री फेस में नहीं थे, इतना ज्यादा उनकी समझ विकसित नहीं हुई थी, या एक कह सकते हैं कि परिपक्वता नहीं थी, मैच्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जो सोसाइटी को इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर सके, जान सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतनी परिपक्वता उस समय नहीं थी, क्योंकि थॉमस हॉब्स की और जॉन लॉक की एज में जो डिफरेंस है वो आराम से 40 साल का डिफरेंस है, 40-42 साल का डिफरेंस है। तो इन्होंने जो देखा, रेवोल्यूशन देखी और ब्लड शेड देखी, किसने? थॉमस हॉब्स की बात कर रहा हूं मैं। थॉमस हॉब्स ने रेवोल्यूशन देखी बट वायलेंट, ब्लड शेड, वायलेंस देखी ना। इस फेस में इन्होंने वायलेंस देखी, तो इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो है ना उसको जज करना चालू करा, ऑब्जर्व करा, और ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस रिजल्ट पे पहुंचे ये कि इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, डरपोक होता है, धूर्त होता है, दूसरों को हेल्पफुल नहीं होता, और उसके ना कोई लॉजिक है ना कोई वो रैशनल है, कुछ नहीं है, मतलब ना उसकी तर्क शक्ति है। एकदम नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया उन्होंने। और जब उन्होंने नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया तो धूर्त है इस तरीके का, और ये लड़ता है, सोसाइटी में नहीं रहना चाहता, इस तरीके से जब उन्होंने दे दिया तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूलर की कल्पना करी कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो होगा ना, यानी कि व्यक्तियों के, कोई इंसानों के कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, लिबर्टी छोड़ो, एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो होगा वो इनको कंट्रोल करेगा, उसी में इनकी आजादी है, लिबर्टी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इस तरीके का देखा। अब मैं बाहर जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं सब कुछ रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, चोरी चकारी हो रही है, तो मैं हम यही कल्पना करते हैं यूजुअली, हम अपने लेवल पे भी आगे बात करें, हम रास्ते में जा रहे हैं, देखें कि भाई रोज लड़ाई हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं स्टेट को अपने दिमाग में लाके बोला कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही, पुलिस मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस क्रिमिनल्स, पुलिस मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, हम डिमांड करते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं। थॉमस हॉब्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था, डरा हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था थॉमस हॉब्स। इसीलिए उसने एक ऐसे विशालकाय, एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल राज्य की कल्पना करी कि ऐसा राज्य होना चाहिए, राजा को ही सारे अधिकार होने चाहिए, जब ये बात बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने समय में परिस्थितियां देखी, मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले जो आपस में लड़ रहे थे, पार्लियामेंट्री वाले कह रहे थे, अच्छा थॉमस हॉब्स जो था वो मोनार्की को सपोर्ट करता था, वहां पे थी भी उस वक्त मोनार्की, थॉमस हॉब्स के जमाने में वहां पे मोनार्की ही थी, चल रही थी। तो थॉमस हॉब्स जो था वो मोनार्की को चेंज नहीं करना चाहता था, वो मोनार्क को और उस राजा को बदलना चाहता था।
सिस्टम मोनार्की, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तो मोनार्की ही रहे, लेकिन राजा बदल जाए बस। क्योंकि थॉमस हॉब्स ने देखा कि ये जो राजा है ना, ये काबिल नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पार्लियामेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो मोनार्की को नहीं बदलना चाहता था, बट वो मोनार्क को जरूर बदलने की कामना कर रहा था। सपोर्ट वो मोनार्की को ही करता था। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा थॉमस हॉब्स किस प्रकार का व्यक्ति था, उन्होंने ह्यूमन नेचर को जो है वो जज करा। अब इसी के बेस पे हम जॉन लॉक के टाइम में क्या, जॉन लॉक को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जॉन लॉक 1630 to 1704, ये सब इन्होंने भी देखा, सिविल वॉर, ब्लड शेड, ये सब देखा, इन्होंने भी देखा ये सब। बट उस समय शायद हो सकता है इतनी परिपक्वता ना ही हो जो थॉमस हॉब्स में थी। बट इन्होंने एक दूसरी रेवोल्यूशन भी देखी अपने जमाने में। 1688 में इन्होंने एक दूसरी रेवोल्यूशन भी देखी जिसको हम बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और ग्लोरियस, इसका क्या मतलब है भाई? वर्ड लग रहा है ग्लोरियस। क्या रेवोल्यूशन भी कभी ग्लोरियस हो सकती है? हो सकती है। जॉन लॉक ने देखी। ग्लोरियस से मतलब है कि सत्ता का, एक बार ये मैप अगर देखेंगे ना, ये जो है ग्रीन एरिया है, ये तो है पार्लियामेंट्री, ना तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो ये रॉयल्टीज है यानी, है ना। अगर इसको थोड़ा सा अगर जूम करो, सॉरी, ये तो ये तो है ग्रीन एरिया जो तो पार्लियामेंट। सबसे पहले इतना था पार्लियामेंट, और सबसे पहले इतना मतलब मोनार्की थी, रेड जितना, फिर उसके बाद इतनी कम हुई, इतनी कम हुई, मतलब ज्यादा जो है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादा होता गया। जॉन लॉक ने देखा पार्लियामेंट्री आ गई एक जमाने में, वहां पे धीरे 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 पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादा आ गया, मतलब पूरे इंग्लैंड में जो हुआ। रॉयल्टीज जो थी, मोनार्की, वो कम होता चला गया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये हम इस पे बात कर रहे हैं, 1688 में हुई। इसमें हुआ क्या? पीसफुल ट्रांजिशन हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मतलब है पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ द सोसाइटी। पीसफुल ट्रांजिशन किसका? सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ ना, पीसफुल हुआ, किसी को कोई मार काट नहीं। उसमें सिविल वॉर में तो मतलब राजा की हत्या कर दी थी ना। थॉमस हॉब्स ने जो देखा वहां पे तो मतलब मोनार्क जो था उसकी पार्लियामेंट वालों ने मार के हत्या कर दी और अपना दूसरा मतलब चार्ल्स को बना दिया, राजा बना दिया वहां को। लेकिन यहां पे क्या हुआ? तो इसने, जॉन लॉक ने जो देखा, रेवोल्यूशन हुई, चेंज आया, चेंज वहां भी आया, सिविल वॉर के टाइम में चेंज यहां भी आया, बट पीसफुल ट्रांजिशन। राजा को बोल दिया चुपचाप से आप मुंह पे उंगली रखो और आप जाए पीछे के दरवाजे से, किसी से हमें, आपसे कोई कंप्लेंट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, आप यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट फिट टू रूल द कंट्री एंड यू मे लीव नाउ। उसको कोई मतलब उसके साथ कोई मार काट नहीं हुई, कुछ नहीं, और एकदम बढ़िया तरीके से उनको बोला कि आप जा सकते हैं यहाँ से, आपको रहना है तो इंग्लैंड में रहिए, नहीं तो आप जाइए, आप राज नहीं कर सकते, आप राज नहीं कर सकते। राज किसका होगा? राज होगा अब, यानी कि ट्रांजिशन हो गया सोसाइटी का, मोनार्की से पूरी तरीके से हट गई मोनार्की, सिस्टम क्या आ गया? पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ गई कि राजा जो है वो सब कुछ नहीं हो सकता, आपको मतलब राजा सब कुछ नहीं होगा। फैसले कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी, गवर्नमेंट लेगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। जैसे हमारे यहाँ वी हैव द डेमोक्रेटिक सेटअप इन आवर कंट्री, वी हैव डेमोक्रेटिक सेटअप, our ruling party is sitting there, opposition is sitting there, but it is not like that कि नरेंद्र मोदी चाहे जो भी डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल होता है ना। राहुल गांधी विल रेज द क्वेश्चन एंड मोदी विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एक इस तरीके से लिमिटेड है, यानी कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध है। राजा, नॉर्थ कोरिया में क्या है? तानाशाही है, किम जोंग है जो वो जो चाहे वो कर सकता है।
अगर उसको नहीं पसंद आया कि भाई आपका हेयर कट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जैसा ही हेयर कट रखो, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। लिबर्टी का व्यक्ति की है ही नहीं। पावरफुल कौन है? राजा पावरफुल है। तो सोसाइटी में जो हुआ ट्रांजिशन तो हो गया, मोनार्की से हटके कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब कुछ है। पार्लियामेंट में बैठे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वी सेंड अवर रिप्रेजेंटेटिव देयर, वी सेंड अवर रिप्रेजेंटेटिव, दे विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस। कोई एक व्यक्ति जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। ऐसा देखने, सुनने, सोचने में तो लगता है, ऐसा समझने में। अब कितना हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे पार्लियामेंट में जो बैठे हैं लोग, वो कितना हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, ये तो आप लोग जानो, देखो क्या वो आपको रिप्रेजेंट एक्चुअल में कर रहे हैं? आपने वोट भी कास्ट करा है उनको, क्या एक्चुअल में वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या आपकी जो कंसर्न्स हैं वो असेंबली में जाती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी कंसर्न्स जाती हो, या पार्लियामेंट में आपकी कंसर्न्स जाती हो, म्युनिसिपलिटी के जो दफ्तर है वहीं चली जाती है। काउंसलर्स को भी भेजते हैं, पंचायतों में भी भेजते हैं, सरपंच को, वहां भी नहीं जाती। तो ये तो हमें डिसाइड करना है कि वो हमें कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन पेपर्स मतलब सिद्धांत तो यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेसी, उसमें वो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे इंटरेस्ट में मतलब बातें वहां जाके करते हैं। इन्होंने देखी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो ये जो है, अब जब सब कुछ इतना पीसफुल हो ही रहा है, सब कुछ जो है इतना पीसफुल जब हो रहा है सोसाइटी में, ट्रांजिशन, कोई ब्लड शेड नहीं, सब एकदम शांति से सभी लोग रह रहे हैं, ह्यूमन नेचर को जज करेंगे अभी। अब ये करेंगे ह्यूमन नेचर को जज, कि ये ह्यूमन नेचर कैसा है। जैसे थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को पूरा नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया, क्योंकि उन्होंने वैसा ही देखा था। उन्होंने देखा क्या कि भाई रोज मार काट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और एक एनार्की है, मतलब सोसाइटी में अराजकता का माहौल पूरी तरीके से है। उन्होंने वैसा ही लिख दिया, वैसा ही जज कर लिया। इन्होंने देखा ग्लोरियस है, सब कुछ पीसफुल, इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हो गई, सरकारें बदल गई, पीसफुल ट्रांजिशन, जैसा आज भी होता है ना, आज भी होता है। ये एक तरीके का पीसफुल ट्रांजिशन होता है। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी की आ गई, इसमें कोई मारकाट तो हुई नहीं ना। वी हैव द राइट टू वोट, हमने अपना वोट डाला और लोगों ने जो है सरकार बदल दी। आगे अगर होगा तो ऐसे ही, मतलब चेंज ऐसे ही आएगा, हमारे वोट से चेंज आएगा। यानी कि एक सिर्फ इतनी उंगली को हम वोट कास्ट करेंगे अपना, चेंज आ जाएगा। कोई मारकाट इस तरीके का तो होगा नहीं। तो ये यानी कि जॉन लॉक के आइडियाज पे ही हम लोग आगे चल रहे हैं। ह्यूमन नेचर को ये जज करेंगे और ये कहेंगे कि ये तो इतना पीसफुल जब रह रहा है व्यक्ति, तो ये तो बहुत मतलब कोऑपरेटिव है, इंसान की बात कर रहा है, ये तो बहुत कोऑपरेटिव है, ये हेल्पफुल है ना, ये सेल्फिश, ये मतलब सोसाइटी में रहना चाहता है, हेल्पफुल है, ये लॉजिकल भी है। इंसान जो है ये लॉजिकल प्रजाति है, ये रैशनल है, सब कुछ है, समझदार है, मैच्योर है, समझदार है, सब कुछ है। अब जब किसी में इतनी क्वालिटीज हैं, अब मैं बोलूं कि भाई ये बच्चा है, ये लॉजिकल भी है, रैशनल है, इसके पास तर्क बुद्धि, समझदार है, कोऑपरेटिव है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये पीसफुल है, ये दूसरों की हेल्प भी करता है, ये सोसाइटी में रहना जानता है पीसफुली, तो मुझे क्या जरूरत है फिर उसको कंट्रोल करने की। क्लास में जब टीचर जब होता है तो वो ज्यादा कंट्रोल किस बच्चे को करता है? वो ज्यादा कंट्रोल उसको करता है जो एक, हर क्लास में एक बच्चा होता है ना, एक हुड़दंगी बच्चा होता है, शैतान होता है, तो वो ज्यादा मतलब थोड़ी सी अराजकता फैलाता है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। जो टॉपर जो बच्चा होता है क्लास में, किसी से बात मतलब कम बात करता है, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता है, सबसे हंस बोल के बात करता है, उसको वो तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा ना क्लास में, उसको तो आजाद छोड़ देते हैं, क्योंकि टीचर जानता है कि इससे कोई क्लास को कोई खतरा नहीं है। वो जो बच्चा है वो दूसरों को परेशान करता है, उससे खतरा है, तो कंट्रोल करने की जरूरत उसको पड़ती है, उसकी आजादी पे, उसकी लिबर्टी पे अंकुश लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें समझ की कमी है, वो शायद इतना मैच्योर नहीं है, वो हेल्पफुल भी नहीं है, वो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, वो मार काट करता है, इसलिए उसकी लिबर्टी कम करो। और जो इतना अच्छा बच्चा है तो उसकी लिबर्टी करने की कम जरूरत क्या है? क्योंकि उससे सोसाइटी को या फिर उस क्लासरूम को कोई खतरा ही नहीं है। ये सोसाइटी एक क्लासरूम की तरह ही है, यहाँ पे सभी बच्चे ह्यूमन नेचर जब जज करा
ह्यूमन नेचर जज करा जॉन लॉक ने कि व्यक्ति जो है वो तो बड़ा हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, लॉजिकल, रैशनल, पीसफुल, इतने सारे जब उसमें गुण हैं तो उसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? तो उसको आजाद छोड़ो, उसको लिबर्टी दो, उसको वो अपना भला बुरा अच्छे से जानता है, यानी कि स्टेट को उसके मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। उसको खुला छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो मैदान में, अपना डेवलपमेंट खुद कर लेगा, खुद कर लेगा अपना डेवलपमेंट। इतनी सारी क्वालिटीज है उसमें, यानी कि उसको फिर राइट्स दिए जाएंगे। जब इतना समझदार व्यक्ति है तो फिर इसकी लिबर्टी की बात करेगा और वो राइट्स देगा। यानी अब मिलेंगे व्यक्ति को राइट्स, और जहां व्यक्ति को राइट्स मिलने चालू हो गए तो स्टेट के जो राइट्स हैं वो फिर कम हो जाएंगे। स्टेट्स फिर ड्यूटीज रह जाएंगी स्टेट्स की, उसके राइट्स हो जाएंगे कम। फिर हो जाएगी लिमिटेड गवर्नमेंट, उसके मतलब पावर्स जो है स्टेट की, राज्य की, वो पावर्स जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि पावर्स यानी कि लिबर्टी किसकी ज्यादा है? वो व्यक्ति की ज्यादा है। और वो व्यक्ति की लिबर्टी जॉन लॉक इसलिए ज्यादा दे रहा है, उसके पीछे तर्क उनका ये है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन नेचर को जो जज करा, इतने सारे उन्होंने पॉजिटिव वैल्यूज बता दी, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा। तो उसको मिले लिबर्टी की बात करें, इंडिविजुअल फ्रीडम के एकदम से चैंपियन माने जाते हैं जॉन लॉक, इंडिविजुअलिटी। अमेरिका जो है वो जॉन लॉक के आइडियाज से ही मतलब वहां पे प्रभावित हुए, जॉन लॉक के आइडियाज से, और अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई। तो उन्होंने जॉन लॉक के आइडियाज को उतार दिया यूं का यूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जॉन लॉक के आइडियाज उतार दिए यूं की यूं। काफी हद तक मानते हैं लिबर्टी, लिबर्टी पे चैंपियन है अमेरिकन। अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर जॉन लॉक को अगर हम समझना चाहें तो अमेरिकन जो है वो सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं इनके। आप चाहे अमेरिका चले जाओ समुद्र के रास्ते, या फिर चाहे आप चले जाओ हवाई जहाज से, न्यूयॉर्क के समंदर में दिख जाती है मूर्ति खड़ी हुई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। लेकिन लिबर्टी पे बड़ा फोकस है। वो लिबर्टी की इतनी ज्यादा बात कर क्यों रहे अमेरिकन? तो यहीं से आए क्योंकि वो जॉन लॉक को फॉलो करते हैं। और अमेरिकन क्या है, वो मतलब बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते व्यक्तियों के मामले में। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, वो बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं। हालांकि आजकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो क्या चल रहा है, लेकिन सिद्धांत तो यही है, फ्री छोड़ा जाता है वहां पे व्यक्ति को। अब जब व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया, उसके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में उसको फ्री छोड़ दिया, सोसाइटी में उसके रिलीजियस मैटर सब उसका अपना, तो फिर सरकार के पास काम ही क्या बचा? सरकार करेगी क्या? सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे ना फिर। और जब सरकार के पास काम नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और भारी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करे। इसलिए अमेरिका हर जगह दिखेगा हमें। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो जाए तो अमेरिका दिखे, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो अमेरिका दिखे, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो जाए तो अमेरिका दिखे, चाइना मंगोलिया, चाइना ताइवान, कहीं पे भी कुछ हो जाए अमेरिकन जरूर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उन्होंने अपने लोगों को तो फ्री छोड़ दिया, उनका पूरा स्फेयर जो है एकदम फ्री छोड़ रखा है, इसलिए वो इधर उधर घूमते हैं। हालांकि अमेरिका की तरक्की का राज है ये, अमेरिकन की तरक्की का राज है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे बड़ा उनका महत्व रहा है। और ऐसा मानते भी, अगर अभी मैं किसी बच्चे को ऑप्शन दूं कि भाई मैं आपको, सबसे ज्यादा लोग जाते कहाँ, सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स कहाँ जाते हैं? अमेरिका में ही है ना। ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज डेवलप्ड नहीं है, जापान अपने आप में बहुत डेवलप्ड कंट्री है, चाइना आजकल तो चाइना कितना डेवलप्ड है, और बहुत सारी कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी हैं। चाइना जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी को अभी मैं पूछूं खड़ा करके, ऑप्शंस दिए जाए कि भाई मैं, आपकी जॉब लग रही है, आप जापान जाना चाहोगे या चाइना जाना चाहोगे या अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ जाते हैं। क्यों? अमेरिका में एक खास किस्म की फ्रीडम मिलती है, वो अट्रैक्ट करता है। अब जो बदल गया है वहां तो खैर पता नहीं, लेकिन शुरू से अगर देखा जाए वहां रेवोल्यूशन के बाद जो भी उन्होंने फ्रीडम पे बड़ा जोर दिया। डेवलपमेंट चाइना में भी है, लेकिन लोग अट्रैक्ट होते हैं अमेरिका की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो लिबर्टी है, वो पहले ही आदेश दे देते हैं। मतलब अमेरिका में एंट्री हुई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख जाते हैं कि आजाद हो यहाँ। अब क्या चल रहा है ट्रंप की सरकार में, वो एक अलग मैटर है। इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो जॉन लॉक के आइडियाज का, कि उन्होंने जो है फेवर तो वो किसको करते थे? मोनार्की को, वो सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखी, ह्यूमन नेचर भी जज कर लिया, पॉजिटिव जज करा
ह्यूमन नेचर उन्होंने देखा कि पॉजिटिव इंसान जो है एकदम पीसफुल है और बहुत भला मानुस है, तो इसके ऊपर किसी तरीके के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है व्यक्ति के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा, उसकी फितरत ही नहीं है ऐसी, उसका जो एक नेचर ही ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में वो इस तरीके से अनैर्की लेके आए, अराजकता फैलाए। अब ह्यूमन नेचर जैसा हमने बात करा, लोग बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, पीस लविंग एंड बाय नेचर, अनलाइक हॉब्स। हॉब्स ने ऐसा मतलब वो नहीं देखा था, क्योंकि हॉब्स ने अपने जमाने में क्या देखा, ब्लड शेड देखा, वायलेंस देखी। ही डिड नॉट सी ह्यूमन एज ए वायलेंट एंड सेल्फिश। अकॉर्डिंग टू लॉक ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। अब जब ह्यूमन नेचर, जॉन लॉक ने आइडिया लगा लिया कि भाई ह्यूमन नेचर को उन्होंने जज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि बहुत ही पीसफुल और लविंग, केयरिंग, हेल्पफुल, रैशनल, लॉजिकल, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता। तो अब जो है जॉन लॉक जाते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो आप एक अमूमन आप अंदाजा लगा लो कि बिल्कुल प्रिमिटिव एज में 1 लाख साल पीछे लगभग चले जा। तो अब जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर में क्या रहा होगा, ये स्टेट तो आज है ना, स्टेट मतलब राज्य सरकार, तो ये तो मोनार्की है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो भी है राजा का होना है ना, ये सब तो आज है। लेकिन एकदम प्राकृतिक अवस्था में क्या था, वो प्राकृतिक अवस्था का अंदाजा लगाएंगे। ह्यूमन नेचर तो, फितरत को तो उन्होंने जज कर लिया। अब स्टेट ऑफ नेचर में वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉक, स्टेट ऑफ नेचर, पीपल वर फ्री एंड इक्वल, दे हैड नेचुरल राइट्स टू लाइफ। स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था कह लो उसको। जॉन लॉक जो है अब बैठ के सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता हो। तो स्टेट ऑफ नेचर में जैसे ये सब लोग रह रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर की जब भी मैं बात कर रहा हूं, आप लगभग नहीं भी तो 1 लाख साल पीछे लगा लो, जब ना ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था, मतलब सोसाइटी नहीं थी, है ना। ये स्टेट ऑफ नेचर है, सभी लोग रह रहे हैं। थॉमस हॉब्स ने तो कहा था कि यहाँ पे जंगल राज है स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में थॉमस हॉब्स ने कहा था जंगल राज क्यों है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन नेचर को नेगेटिव पोर्ट्रे करा था कि ये लड़ाकू है, झगड़ालू है, आपस में लड़ते हैं, खुद जीवित रहना चाहता है, दूसरों को व्यक्ति मार देना चाहता है। जॉन लॉक ने ऐसा कुछ अनुमान लगाया नहीं, उन्होंने बोला तो सब कुछ पॉजिटिव बताया इंसान के बारे में, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, पीस थी बिल्कुल, क्योंकि इंसान की फितरत ही नहीं है ऐसी, एकदम शांति थी यहाँ पे ना। स्टेट ऑफ नेचर में एकदम शांति का माहौल था, इंसान की फितरत ही नहीं है ना ऐसी, वो लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं। तो स्टेट ऑफ नेचर में भी वो लड़ाई झगड़ा करता नहीं था, सब आपस में एकदम पीसफुली रहते थे, कोऑपरेटिव थे, हेल्पफुल, सब एक दूसरे के आराम से मस्त रहते थे बिना किसी टेंशन के, लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। तो फिर ये स्टेट बना कैसे, स्टेट ऑफ नेचर से, अब इस स्टेट को उस स्टेट से कंपेयर वो नहीं कर देना, कंफ्यूज नहीं कर देना, ये तो अवस्था है। स्टेट, इस स्टेट का नाम मतलब मैं अवस्था से बात कर रहा हूं। तो फिर अब जब स्टेट ऑफ नेचर में इतनी सब शांति थी, व्यक्ति सुख शांति से रह रहा था, तो फिर ये सरकारें कैसे आई, ये राज्य का मतलब कैसे अस्तित्व में आया, राज्य अस्तित्व में कैसे आया। According to Locke, in the state of nature, people were free and equal. They had natural rights, liberty, property. However, sometimes disputes, ये जो word है ना, sometimes कुछ disputes हो जाते थे, sometimes disputes and insecurity, हमेशा नहीं। थॉमस हॉब्स ने तो बोला हमें जंगल राज था, जंगल राज में और समटाइम्स डिस्प्यूट होने में फर्क है।
थोड़ा बहुत मतलब आपसी नोक झोंक हो जाती है, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो समटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जो आ जाती है, इसको निपटने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य आया अस्तित्व में। राज्य कैसे आया अस्तित्व में? राज्य आया कि भाई ये सभी लोग शांति से रह रहे हैं, सब आपस में मस्त कोऑपरेटिव है, बस इसकी, ये मान लो इसमें दो लोग हैं कि भाई एक है पुनीत नाम है और एक है ये, इसका नाम राहुल है। अगर पुनीत में राहुल में किसी चीज को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है, थोड़ा सा क्लैश ऑफ ओपिनियन हो जाता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अगर आ जाती है राहुल में पुनीत को लेकर और पुनीत में राहुल को लेके, तो इनके बीच का जो विवाद है उसको सुलझाना है। थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ है, जंगल राज नहीं है, उसमें भी ये आपस में मारकाट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि पुनीत राहुल को मार देगा, राहुल पुनीत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक क्लैश ऑफ ओपिनियन लगा लो, है ना, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो गई, तो इसलिए स्टेट का जो है, इसलिए स्टेट अस्तित्व में आया। अब ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, ये सभी मिलके एक गौरव, एक मतलब आप, ये सभी मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आरडब्ल्यूएस जानते हो आप? अगर जॉन लॉक के इस स्टेट ऑफ नेचर को तो आपने समझ लिया, अब सोशल, अब ये स्टेट कैसे आया पिक्चर में, ठीक है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। अगला इसमें जो टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, टू इंश्योर पीस एंड प्रोटेक्शन। स्टेट ऑफ, हमने देख लिया ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ ठीक था, बस कभी कभार थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हो जाते थे। तो स्टेट ऑफ नेचर में तो वो नहीं था, राज्य नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा भी नहीं था, कोई पार्लियामेंट भी नहीं थी। तो उस जमाने में मतलब ये डिस्प्यूट्स वगैरह को, ये सब कैसे मतलब होता था, सोल्व कैसे होता था, कि एक नेचुरल लॉज होते थे, मतलब जॉन लॉक कहता है नेचुरल लॉज भी होते थे, उनके अकॉर्डिंग मतलब सोसाइटी जो है वो रन करती थी और सब चलता रहता था। अब क्या है, अब स्टेट कैसे पिक्चर में आया, सरकार कैसे आई, स्टेट ऑफ नेचर से आगे बढ़े, मतलब हमने ह्यूमन नेचर देखा, स्टेट ऑफ नेचर, अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सरकार कैसे आई। तो राहुल और पुनीत के बीच में जो लड़ाई है, यानी कि सभी लोग बैठ के, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को समझने के लिए जॉन लॉक की, आप आरडब्ल्यूएस जानते हो ना, दिल्ली में या मुंबई में, बड़े शहरों में सोसाइटीज होते हैं, दिल्ली में ज्यादा ये कल्चर, सोसाइटीज होते हैं, डीडीए के फ्लैट्स वगैरह जहां होते हैं, वहां पे उस एरिया के लोग, उस कॉलोनी के लोग मिलके रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बना देते हैं, RWA। अब वो लोग क्या करते हैं, सभी लोग आपस में एक मिलके बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं और किसी एक व्यक्ति को अपना जो है मुखिया, प्रधान या चीफ वो बना देते हैं। यानी कि आपसी जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो सब सीधा आपस में, किसी का डिस्प्यूट ज्यादा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो RWA का जो चीफ होता है, वो जो कमेटी होती है, उसके मेंबर्स जो होते हैं, वो लोग उस मैटर को रिजोल्व कर देते हैं। वो RWA क्या, एक तरीके की सरकार है। वो पार्किंग का इशू है, पार्किंग को लेके मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में कि भाई नहीं मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी कि मेरी गाड़ी, अब हम दोनों के बीच में ये क्लैश ज्यादा ना बढ़ जाए, हम दोनों के बीच में क्लैश ज्यादा ना बढ़ जाए, कोई बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा वो मुझे थ्रेट ना करने लगे या मैं उसे ना करने लगी, तो ये कंप्लेंट जाएगी कहाँ, RWA को जाएगी। RWA की जो कमेटी होगी, जो मेंबर्स होंगे, चीफ जो होंगे, वो इस पे डिसीजन लेंगे, वो इस पे क्या लेंगे, वो डिसीजन लेंगे और उस मैटर को वो कोई एक बीच का रास्ता निकाल देंगे और वो मानना होगा हमें, वो हमें क्या, वो मानना होगा कि भाई चलो चीफ साहब ने बोल दिया, अब यहाँ पे या तो पुनीत की गाड़ी खड़ी होगी या राहुल की होगी, नहीं तो हम दोनों की नहीं होगी, कोई तीसरा बंदा आके खड़ी करेगा और हम अपनी गाड़ी गई, वो हमारे लिए मानना। यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट की ये जो सरकारें जो आज चल रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लो या जो भी है, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर से यहां तक ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो इसीलिए हुआ है, आपसी जो भी थोड़े बहुत उलझने हैं और प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सरकार का जो मुख्य काम है प्रॉपर्टी की, लोगों की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। क्या नाम से जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज जो आ जाते हैं, डिजास्टर्स हो जाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करे प्रॉपर्टी का, आसपास के सामाजिक तत्वों से प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करे, आपसी जो डिस्प्यूट्स हैं थोड़े बहुत उनका प्रोटेक्शन किया जाए। तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट सभी लोगों ने मिलके
इन सभी लोगों ने मिलके क्या कर लिया, आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि सरकार बन गई। तो स्टेट ऑफ नेचर से लेके प्राकृतिक अवस्था में हम तो ऐसे थे, लेकिन आज जो ये सरकारें बनी है उसका अर्थ यही है, वो सरकारें इसीलिए बनी है, किस लिए, प्रोटेक्शन, एक तो टू मेंटेन, अगर बोला जाए कि राज्य अस्तित्व में आया क्यों, तो वो अस्तित्व में इसलिए आया टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी की रक्षा करें भाई हमारी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, प्रॉपर्टी की रक्षा करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, इन सब चीजों को, और छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाए। अब आरडब्ल्यूए का जो चीफ होता है वो हमारे पर्सनल मैटर में थोड़ी ना इंटरफेयर करता है कि आज मंगलवार है, आज आप नॉनवेज नहीं खाओगे, क्यों, क्योंकि मैं पर्टिकुलर रिलीजन से हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी पैटर्न को, उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करो। भाई आप आरडब्ल्यूए के चीफ हो ना, तो आप वहीं तक रहो, घर के अंदर में जो मर्जी करो, वो मेरा पर्सनल, मैं चाहे नॉनवेज खाऊं, चाहे मैं वेजिटेरियन खाऊं, मैं चाहे मंदिर में पूजा करूं, चाहे ना करूं, है ना, उसमें आप मेरे पर्स में जिस मर्जी से, मैं चाहे कोई भी मैं लाइफस्टाइल फॉलो करूं, वो मेरा पर्सनल स्पेस है। आरडब्ल्यूए के चीफ घर में आके इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाउस प्रेमिसेस वो कंट्रोल करते हैं, वहां पे वो लॉस बना सकते हैं उसको, और उसमें भी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आरडब्ल्यूए के जो कमेटी है, जो मेंबर है, उन्होंने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया कि किसी पर्टिकुलर घर में रहने वाले व्यक्ति, उस घर में कोई, मतलब उस घर से कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, अब ये अपने आप में एक अन्य से एक तरीके का इलॉजिकल वो है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि आप मनमाने कानून नहीं बना सकते। तो उस मतलब उस कॉलोनी के, सोसाइटी के लोगों को राइट होता है कि उसको चेंज कर दे, दोबारा से वोटिंग हो कि भाई हम इसको हटा रहे हैं तो इसी दूसरे बंदे को बनाएंगे। आप हमारे लिए बस हमारी प्रोटेक्शन करो, आप हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करो, और बाहरी खतरों से मतलब हमें देखो, हमें बचाओ, हम अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे, आरडब्ल्यू इंटरफेयर नहीं कर सकता। यही यानी कि लिमिटेड राइट्स हैं उनके। तो यही है मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब भी यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि एक तरीके के प्रधानमंत्री जो होता है वो ठेकेदार होता है, कि उसको ठेका दे दिया कि आप ऐसे ऐसे करो, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे देश का डेवलपमेंट करो, वो करेगा, डेवलपमेंट करेगा। टैक्स देते हैं हम, उस टैक्स का सही यूटिलाइज होना चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री बोले कि तू मंदिर में जा और तू मस्जिद में जा और तू ऐसे ये खाना खा, नहीं, ये नहीं, वो पर्सनल स्पेस है। तो जॉन लोग रोकते हैं सरकार को, राज्य को, ये पर्सनल इंटरफेयर से। रिलीजियन टॉलरेंस की वो बात कर रहे हैं ना, कि वो टॉलरेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर पर्सनल स्पेस में। इकोनॉमिक, वो पर्सनल स्पेस क्या है, इकोनॉमिक्स चॉइस हमारी, है ना, हमारा रिलीजियस चॉइस, हमारी लाइफस्टाइल का चॉइस, ये सब हमारा पर्सनल है, इसमें सरकार नहीं करेगी। सरकार बाहर रहे, हमारी प्रोटेक्शन करे, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो उससे हमें बचाए, बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करे। तो इन सब चीजों के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोगों ने मिलकर आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सरकार बन गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बन गई सरकार। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ये जॉन लॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इससे पहले मतलब जॉन लॉक से पहले किसी भी मतलब पॉलिटिकल थिंकर ने इस विषय पे बात करी, राइट्स को लेके किसी ने बात नहीं करी जॉन लॉक से पहले। प्लेटो पूरी तरीके से स्टेट सेंट्रिक अप्रोच थी, एरिस्टोटल ने राइट्स को लेके बात नहीं करी, मैकियावेली तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ तो, है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। थॉमस हॉब्स ने कहा कि तुम अपने, हॉब्स ने तो ये बोल दे अपने राइट सरेंडर कर दो, स्टेट को इंडिविजुअल शुड सरेंडर इज और हर राइट्स टू द किंग, और वो ही टेक केयर करेगा, वही सब कुछ करेगा। लेकिन ये पहले विचारक ऐसे हैं जिन्होंने नेचुरल राइट्स की बात करी, और इनके विचारों पे ही आगे बढ़ के दुनिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बनने लगी और दुनिया में संविधान बनने लगे। और उन संविधानों में एक चीज हमें दिखने लगी, एक फीचर ऐड हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है ना, हमारे भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 12 से 35 तक है ना जिक्र।
फंडामेंटल राइट जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, उनका कहां से है उनका आधार? वो ये नेचुरल राइट की जो थ्योरी है ना, जॉन लॉक की, यहीं से सबसे पहले किसने दिए अधिकार? सबसे पहले दिए अमेरिका ने। उनके देश में क्रांति हुई 76 में, और वहां पे संविधान वगैरह जब लिखा गया तो उन लोगों ने क्या दिया? राइट्स दिए। हमारे देश में भी जब हमें आजादी मिली तो हमने अपना संविधान लिखा, और मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल राइट्स, यानी कि हमने इस देश में जन्म लिया है, मतलब देश में नहीं, हमने इस धरती पे जन्म लिया जस्ट बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, इसलिए हमारे कुछ नेचुरल राइट्स हैं, और उस राइट्स को सरकार हमें छीन नहीं सकती। इनफैक्ट सरकार को हमारे लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, छीनना तो दूर की बात है। नेचुरल राइट्स, और उन नेचुरल राइट्स में वो 3 राइट्स की बात करते हैं। नेचुरल राइट्स में वो 3 राइट्स की बात करते हैं। राइट टू लाइफ, जीने का, जिंदगी का अधिकार। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो लेके आया, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी नेचुरल राइट दे दिया ना, इसने दुनिया में कैपिटलिज्म की नींव रख दी। पूंजीवाद किस पे टिका हुआ है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है ना पूंजीवाद। उसका मेन कोर ही है कि एक व्यक्ति जितनी चाहे मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, क्योंकि स्टेट का तो रूल ही नहीं है ना, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स जो होती है पूंजीवादी देशों में क्या होती है, सरकार मतलब उस मैटर में इंटरफेयर, वो जॉन लॉक से ही लिया गया आइडिया कि सरकार जो है इकोनॉमिक अफेयर्स में, मतलब किसी भी, जॉन लॉक ने इकोनॉमिक्स की तो पर्टिकुलर बात नहीं करी स्पेशली, वो एडम स्मिथ आगे चल के आएंगे, वो इनके आइडियाज को इकोनॉमिक्स से जोड़ देंगे और कैपिटलिज्म को प्रमोट कर देंगे, दुनिया में कैपिटलिज्म का जाल फैला। लेकिन हाँ, आइडियाज जो है ना वो मतलब एक तरीके से एडम स्मिथ ने इनके कंधे पे रख के बंदूक चला दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने करी बात किसकी? लिबर्टी की। व्यक्ति को आजाद छोड़ो पूरी तरीके से, सरकारों को कोई अधिकार नहीं कि उसकी आजादी छीने, उसके मामलों में दखल अंदाजी करे। इन्होंने पर्टिकुलर मतलब स्पेशली इन्होंने इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट में बात नहीं करी। राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूर बात कर रहा है, समाज में से स्वतंत्रता चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता उसको चाहिए। इकोनॉमिक्स को लेके इन्होंने कोई बात ऐसी, लेकिन इन्होंने आजादी की इतनी ज्यादा बात करी, स्वतंत्रता की इतनी ज्यादा बात करी कि तो इनके कंधे पे रखी बंदूक एडम स्मिथ ने और इकोनॉमिक्स में लिया है वो। एडम स्मिथ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उनको इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है ना। बुक लिखी उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, वो एक अलग है, उसमें बाद में पढ़ेंगे हम। तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि कैपिटलिज्म की नींव बिछा दी दुनिया में इस राइट टू प्रॉपर्टी ने। जॉन लॉक कहते हैं कि ये नेचुरल राइट है किसी भी व्यक्ति के, सरकार को ये देने चाहिए, ये उसके है, सरकार को प्रोटेक्ट करना है इन राइट को। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। और अगर मेरे पास, मेरे को जीवन किसने दिया? भगवान ने मेरे को, नेचुरली में बर्थ हुआ मेरा, भगवान ने जीवन दिया, तो ये नहीं कि कोई व्यक्ति मेरे को मार देगा, मैं अपनी मौत मरूंगा, नेचुरली में डेथ होगी, या फिर मेरे को कोई रोग हो जाता है, मैं कोई एक्सीडेंट, मतलब अपने उससे किसी दूसरे बंदे को मुझे मेरी जान लेने का अधिकार नहीं। और अगर कोई दूसरा बंदा मेरी जान लेने की कोशिश करता है, हेयर द स्टेट विल एंटर, और मुझे राज्य जो है मेरी रक्षा करेगा उस व्यक्ति से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, यानी कि मैं मन मर्जी से, मेरे पास राइट टू लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी आ सकता है, मैं जहां मर्जी अपने देश में घूम सकता हूँ। वैसा तो नहीं है कि मैं दिल्ली का हूँ और मैं जाऊं बिहार में, मैं जाके घूमना चाहता हूँ, बिहार बॉर्डर पे ही मेरे को रोक दे के तो दिल्ली से तू नहीं आ सकता। इसी चीज पे चलता है ना, हमारे बिहार से कितने सारे भाई मतलब जाते हैं, माइग्रेट करते हैं ना, मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ आते हैं। अब लोग कमेंट तो बहुत करते हैं कि इधर से आ गए, यूपी से आ गए, बिहार से आ गए, राजस्थान से, बट कोई ऐसा कानून तो नहीं है ना अपने देश में कि कोई कहीं जा नहीं सकता। देश सबका है, यानी कि राइट टू लिबर्टी है ना, वो राइट टू लिबर्टी वहीं से आ सकता है। और राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में था, पहले था, लेकिन इसको बाद में जो है, जो 42वां संशोधन हुआ उसमें इसको हटा के कानूनी अधिकार कर दिया। कभी ये मतलब नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जो कांग्रेस की लंबे समय तक रही है, समाजवादी सरकार है, उनका समाजवाद की तरफ टिल्ट था। और ये तो मतलब एक पूंजीवादी कॉन्सेप्ट है राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें एक व्यक्ति जो चाहे
जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, अब उसके पास सब कुछ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी कुछ है उसके पास, रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल कनेक्शन, सब कुछ है, तो वो गेन करता जाएगा ना, दूसरे के पास नहीं है, जिससे इनइक्वालिटी आती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो नेचुरल राइट को जो दिया इन्होंने, जॉन लॉक ने, इसने कहीं ना, इसके लिए क्रिटिसाइज होते हैं, इस चीज के लिए क्रिटिसाइज होता है इससे, क्योंकि समाज में असमानता बढ़ती है। अमेरिका बहुत अमीर देश है, अमेरिका पूरी तरीके से इनके विचारों पे आगे चलता है, बहुत अमीर देश है, जो बहुत पैसे वाले दुनिया में, अगर अगर हम अभी लिस्ट निकाले ना दुनिया के 100 बिलियनियर्स के, टॉप के 100 बिलियनियर्स, तो उसमें से 70-80 तो अमेरिकन से निकले, 70 से 80 बिलियनियर्स जो है वो रिचेस्ट वो अमेरिकन ही निकलेंगे, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। लेकिन लॉस एंजलिस से ज्यादा भिखारी भी दुनिया में कहीं नहीं। अगर कोई हो, अगर कोई अमेरिका कभी जाए या कोई थोड़ा बहुत जानता है, लॉस एंजलिस से ज्यादा भिखारी नहीं दिखेंगे कहीं दुनिया में। हमारे मुंबई से, दिल्ली से ज्यादा है वहां पे ना। तो इनइक्वालिटी देखने को, कैपिटलिज्म से तरक्की तो होती है, बहुत पैसा बनता है, जीडीपी बहुत जाती है, बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ती है उससे, ये बात तो है। ये इसके लिए जो है जॉन लॉक क्रिटिसाइज होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट बता दिया, आगे चल के उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करके उसको पूरा फैला दिया एडम स्मिथ ने। अब आता है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्सोल्यूट पावर, कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर से क्या मतलब है? थॉमस हॉब्स ने बोला कि, थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को जस्ट देखा, जज करा नेगेटिव। अब जब वो स्टेट ऑफ नेचर में गया ना थॉमस हॉब्स, तो उसने बोला स्टेट ऑफ नेचर में जंगल राज था। थोड़ा सा इस चीज को समझना। थॉमस हॉब्स पे एक बार फिर से लेके जा रहा हूं मैं आपको। वैसे तो पिछली वीडियो में, थॉमस हॉब्स वाली वीडियो में सब मिल जाएगा आपको। अब यहां पे ये है स्टेट ऑफ नेचर, थॉमस हॉब्स की बात कर रहा हूं मैं ना, ध्यान से देखना थोड़ा। ये है स्टेट ऑफ नेचर, ये स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें है जंगल राज। थॉमस हॉब्स ने बोला क्यों? क्योंकि इंसान को पूरी तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रे करती है, सेल्फिश है, मारता है, डरपोक भी है, पीसफुल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, तो जंगल राज है। अब इससे इसको खतरा, सबको आपस में एक दूसरे से खतरा है, सब इनसिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है। पता नहीं कि घर से बाहर निकल रहा हूं, घर लौटूंगा कि नहीं, कोई भी मारा तो जंगल राज ही है ना। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सभी लोग मिलके एक व्यक्ति को, इसको, ये बनेगा किंग। थॉमस हॉब्स ने बनाया किंग। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग राजा जो बना वो ऐसे बना, यानी कि जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या करा, एक व्यक्ति को राजा बना दिया, अब वो इनकी प्रोटेक्शन करेगा। और इन सब ने क्या करा, अब इस जंगल राज में तो किसी के पास स्वतंत्रता नहीं है ना, क्योंकि कोई पता नहीं ये इसको मार दे, ये इसको मार दे, तो ये लिबर्टी थोड़ी है, डर है शरीर के अंदर। तो ये जो राजा है, ये इन सबको मतलब प्रोटेक्ट करेगा। तो थॉमस हॉब्स ने बोला आप सब जो है इसको अपने राइट सरेंडर कर दो सब कुछ, और नो ही विल टेक केयर ऑफ यू। यही आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके का डेवलपमेंट यही करेगा, ये सब कुछ है, भगवान है ये। तो यानी कि इसको निरंकुश बना दिया, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे दी, इससे ऊपर कोई नहीं है। बुक भी लिखते हैं लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब बहुत बड़ा कोई ऐसे राक्षस टाइप दानव जानवर होता है ना, समुद्री। राज्य को इस तरीके से, यानी कि राजा को इस तरीके से दिखाया थॉमस हॉब्स ने कि उसके आगे कोई कुछ है ही नहीं। तो वो तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर की बात करता है, निरंकुश, उसके ऊपर, राजा के ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते जॉन लॉक। गवर्नमेंट कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, इट मस्ट बी लिमिटेड। उसके पावर जो है लिमिटेड होनी चाहिए, एंड वर्क अंडर द रूल ऑफ लॉ। वर्क अंडर द रूल ऑफ, मैं आपको इस स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
वर्क अंडर द रूल ऑफ लॉ, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगी। तो एब्सोल्यूट पावर की बात करी किसने? एब्सोल्यूट पावर स्टेट को दे दी किसने? थॉमस हॉब्स ने। वो कहते हैं जॉन लॉक के नहीं, एब्सोल्यूट नहीं होगी, एब्सोल्यूट की जगह क्या होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट। आरडब्ल्यूए वाले होते हैं ना, आरडब्ल्यूए का प्रधान जो होता है वो तानाशाह थोड़ी होता है, उसके कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। अगर कहीं किसी का झगड़ा हो गया तो जाके बोल देगा, समझा सकता है ना, समझा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी कि लिमिटेड है उसकी पावर। सरकार की पावर क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है वो। कौन? जॉन लॉक। तो यानी कि इसके अधिकार नहीं है, इसके बहुत ज्यादा अधिकार नहीं। अधिकार किसके? अधिकार जनता के, लिमिटेड गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट जो है वो एज पर रूल, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। रूल जो है वो गवर्नमेंट का नहीं होगा, रूल किसका होगा? लॉ का। कानून का शासन होगा। कानून के सामने कटघरे में प्रधानमंत्री भी और एक रिक्शा चलाने वाला एक कॉमन मैन भी, रेड़ा खोमचा लगाने वाला एक कॉमन मैन और एक प्रधानमंत्री कानून के आगे बराबर होंगे। यानी कि रूल किसका होगा? लॉ का होगा। लॉ की सुपरमेसी होगी, गवर्नमेंट की सुपरमेसी नहीं होगी। जैसे थॉमस हॉब्स ने सुपरमेसी किसकी दे दी थी? किंग की, एब्सोल्यूट पावर दे दी उसको। ऐसा नहीं होगा वहां, यानी कि लिमिटेड होगी गवर्नमेंट, जो होगी वो लिमिटेड होगी। अब आता है राइट टू रेवोल्यूशन। राइट टू रेवोल्यूशन, ये देख रहे हैं आप, अमेरिकन रेवोल्यूशन की फोटो है ये। अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुई उसमें सबसे बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल जो है मतलब जॉन लॉक के आइडियाज का, उनकी राइटिंग्स का था अमेरिकन रेवोल्यूशन में। If the government act against the consent of the people and violates natural rights, then people have the right to revolt and replace it. This idea inspired the American Revolution and French Revolution. हमारे देश में भी कह लो, हमारे देश में आजादी मिली तो भाई हम अनसेटिस्फाइड थे ना, हम उससे अंग्रेजी शासन से सेटिस्फाई नहीं थे। अमेरिकन भी जो होते वहां पे भी ब्रिटिश का राज था, 13 कॉलोनीज जो भी वहां पे थी वो आजाद हुई, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जब आप किसी अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो यू हैव द राइट टू रिप्लेस इट। आप रेवोल्यूशन कर दो, आपको रेवोल्यूशन के थ्रू उसको रिप्लेस करने का अधिकार है। हमारे देश में आज भी है, मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में यही होता है। इन्होंने डेमोक्रेसी की नींव रख दी ना, कंसेंसुअल गवर्नमेंट। कंसेंसुअल मतलब सहमति पे आधारित जो सरकार, यानी कि डेमोक्रेसी तो होती है वो पार्लियामेंट में जो होता है सब कुछ सहमति से होता है, नहीं तो राजा का तो जो मन में आए वो कर सकता है। तो अगर सरकार जो है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, आपके वेलफेयर में काम नहीं कर रही है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नेशनल बिल्डिंग नहीं हो रही है, एंड इफ यू फाइंड दैट यू आर अनसेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, यू हैव द राइट टू रिप्लेस इट। आपके पास राइट है। आज वो राइट क्या है? वोट। हम वोट करते हैं और अपनी पसंद के बंदे को वोट देते हैं, उससे भी बात ना बने, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं, हम धरने पे बैठ सकते हैं। धरने के लिए स्पेशल जगह है अपने देश में, जंतर मंतर पे जाके बैठो, धरना दो। वो कहां से आ रहा है? मतलब फ्रीडम है ना, इंसान को फ्रीडम है कि भाई आपका राइट है, ये रेवोल्यूशन कर सकते हैं। अमेरिका में यही हुआ। अमेरिकन को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ठीक से काम कर नहीं रही है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारे कोई राइट्स नहीं है। हमारे देश में भी हुआ, तो कर दो उसको, रेवोल्यूशन कर दो। रेवोल्यूशन कर दी। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन इनका रिलीजियस टॉलरेंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लॉक सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, है ना। ही बिलीव्ड द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ फेथ, यानी कि व्यक्ति जो है चाहे कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, चाहे कोई मंदिर में जाए, चाहे कोई किसी भगवान को माने, चाहे कोई किसी को भी ना माने, ये उसका पर्सनल अफेयर है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि स्टेट शुड नॉट कंट्रोल द स्टेट जो है वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये रिलीजियन जो होता है ये पूरी तरीके से पर्सनल अफेयर होता है, और इसी चीज का सरकारें जो होती है पूरी दुनिया में फायदा उठाती है। ये रिलीजन पर्सनल अफेयर तो होता है, लेकिन ये सबसे सेंसिटिव नस होती है इंसान की, इसको दबा दो तो इंसान उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है।
आप जो कहोगे वो करने लगे। ये ऐसी मतलब कार्ल मार्क्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म जो है वो अफीम के नशे की तरह होता है। आप किसी को मतलब अगर आपको अपनी नाकामयाबियां छुपानी है, इफ यू आर रनिंग अ गवर्नमेंट, यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड यू आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिंग वेल, तो आपको अपनी नाकामयाबियां अगर छुपानी है और ध्यान को अगर भटकाना है तो उनको धर्म के जाल में फंसा दो। हमारे देश में होता ही, बिल्कुल होता है अपने देश में। कहीं आप पेट्रोल के प्राइस ना पूछ लो, कहीं आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ना कर लो, कहीं आप खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन पे ऐसे जायज क्वेश्चन ना उठाओ, इसलिए आपको फंसाया जाता है मंदिर मस्जिद में। क्योंकि धर्म जो होती है बहुत सेंसिटिवनेस होती है, अफीम का नशा होता है। हमारे देश में वो इंजेक्शन मार रखा है। और ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट ही कर रही है, पहले की गवर्नमेंट्स ने भी करा, अभी थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो बात है ये मतलब उस जमाने में जॉन लोग समझ गया था कि भाई ये पर्सनल अफेयर है। और कार्ल मार्क्स ने तो इसको और बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के ऐसा खोल के लिख दिया कि भाई ये तो अफीम के नशे की तरह। तो ये जो रिलीजन जो होता है ना, ये पर्सनल अफेयर है भाई। यहाँ पे मतलब जो है व्यक्ति को जो है मतलब व्यक्ति के इस मामले में सरकार को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जो डेमोक्रेटिक जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फॉलो भी करती हैं और वो तरक्की पे भी है। अब हम लोग ये चीज इमेजिन भी नहीं, हम ऐसा ज्यूम भी नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि एक ब्रॉड माइंड नहीं है ना अपनी कंट्री में अभी हम लोग इतना ज्यादा, क्योंकि रिलीजियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इधर वो होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में देखा अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, उन लोगों ने एक इंडियन मतलब इंडियन को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, जिस कंट्री पे उन्होंने राज करा, और वो भी दूसरे रिलीजियन का। यानी कि रिलीजियन वहां पे मैटर करा नहीं। हम ऐसा कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। ऐसा किसी मतलब उसको बनाना प्राइम मिनिस्टर ऐसा मुश्किल है अपने देश में, क्योंकि ये चीज हमारे देश में बड़ी मैटर करती है। करवाया भी जाता है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अगर ये रहा तो देश की तरक्की में बाधा होगी। और हम देखते भी है वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इसीलिए आ गए इन सब पछड़ों में कम पड़ते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर देखें जॉन लॉक का लिबरलिज्म में, लॉक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म बिकॉज ही एम्फसाइज इंडिविजुअल राइट्स की सबसे पहले इन्होंने ही बात करी। इससे पहले मतलब इंडिविजुअल राइट्स को लेके कोई इतना मुखर नहीं हुआ। कंसेंट ऑफ द गवर्न, है ना, कि सहमति से बनेगी सरकार। सरकार जो है, और उसके बावजूद भी जब पार्लियामेंट जब बैठ गई, है ना, ये पार्लियामेंट है। कंसेंट का मतलब है सहमति। सहमति से मतलब वो मैं बता दूं आपको, ये नहीं है कि मेजोरिटी है भाई 272 सीटें आपकी, आपकी 300 सीटें हैं तो आपका जो मन आया वो करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी जीत गए, उनको भी जनता ने भेजा है, उनकी सहमति भी जरूरी है। आपको उनको भरोसे में लेना पड़ेगा, आप मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि कंसेंचुअल गवर्नमेंट है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट, आपके राइट्स कम है। राइट्स किसके ज्यादा है? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। वो फंडामेंटल राइट्स सारे जो हैं वो व्यक्तियों के दे रखे हैं, जनता के फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट के थोड़े ना राइट्स हैं। स्टेट्स के लिए तो क्या दे रखा है? डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि दिशा निर्देश दे रखे हैं। स्टेट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी ड्यूटीज बता रखी है। स्टेट की कोई राइट नहीं होते ज्यादा, स्टेट की ड्यूटीज का जिक्र है हमारे इसमें संविधान में। राइट्स किसके हैं? जनता के। लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार के जो है वो राइट्स कम होंगे, इनकी ड्यूटीज ज्यादा होगी। राइट्स किसके होंगे? जनता के। ये सब आइडियाज दिए जॉन लॉक ने। अब जो व्यक्ति इतनी ज्यादा लिबरल थिंकिंग होगा, इतने ज्यादा उदार विचारों का होगा, तो डेफिनेटली उसको फादर ऑफ लिबरलिज्म उसी को बोला जाएगा। फिर हिज आइडियाज आर द स्टिल फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। जो आज जो हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी दुनिया में जो फैल रहा है, वो जॉन लॉक के आइडियाज की वजह से ही चल रहा है दुनिया में। जॉन लॉक ने 2 बुक्स लिखी थी अपने जमाने में। वहां पे जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, एक में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई वहां। और इसी दौरान उन्होंने बुक लिखी फर्स्ट ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट और सेकंड ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। इसके 1-2 साल बाद वो भी लिख दी। अच्छा, जॉन लॉक इतना ज्यादा मुखर होके
गवर्नमेंट के उसके मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, और इंडिविजुअल फ्रीडम की, और गवर्नमेंट को उसके ड्यूटीज, इस तरीके से बात भी इसलिए कर सके इतना ज्यादा क्योंकि वहां पे जो है डेमोक्रेसी लगभग आ चुकी थी। वहां पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद वहां डेमोक्रेसी आई, और इनकी जो थी इसीलिए, क्योंकि अगर सिविल वार वाला अगर दौर होता, अगर मोनार्की होता, अगर यहाँ पे किसी एक राजा का शासन हो, तो हम क्या सरकार के नॉर्थ कोरिया में कोई किम जोंग के अगेंस्ट लिख सकता है कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स या मैगजीन में आर्टिकल्स, या कोई ऐसा हेट इस तरीके की स्पीचेस दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो जॉन लॉक भी ये सब इसीलिए इतनी बात कर पाए क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन हो गया था, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था, और मोनार्की से हटके पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे हो गई थी। और दूसरा, इनकी जो दोस्ती थी ना, वो उस जमाने के मतलब एक बहुत पावरफुल जो लीडर होते थे इंग्लैंड में, अर्ल और शाफ्टबरी, ये बहुत पावरफुल एक बिग पार्टी के लीडर थे। इनसे उनका बहुत अच्छा संबंध था, क्लोज रिलेशन था, तो इसीलिए खुल के लिख पाते थे और इनके आइडियाज और ज्यादा प्रमोट भी हुए। और क्योंकि इनके मतलब इतना ज्यादा लिबरल होने के पीछे क्यों, ये इतने ज्यादा लिबरल आइडियाज के क्यों थे? क्योंकि उस जमाने में जॉन लॉक के टाइम में क्या था, एक एनलाइटनमेंट का दौर भी था। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा था, न्यूटन जैसे लोग आ गए थे, मतलब उन्होंने खोज करी, गैलीलियो, केपलर, ये सब लोग। और ये भी पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। जॉन लॉक जो थे पेशे से चिकित्सक थे, है ना, डॉक्टर थे। तो साइंस पढ़ लेगा व्यक्ति तो थोड़ा सा ज्यादा अंधविश्वासों से वैसे भी छट जाता है, तो इस चीज ने भी इनको पुश करा थोड़ा ज्यादा और लिबरल आइडियाज की तरफ। और दूसरा, वहां पे जो है सरकारें जो बदल गई थी, तो ये ज्यादा मुखर होकर लिख सके। अब देखते हैं लॉक का इन्फ्लुएंस क्या है। इन्होंने इतना ज्यादा राइटिंग्स अपनी लिखी, फर्स्ट ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, इतना कुछ मतलब लिखा, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें, इंडिविजुअल राइट्स की बात करी। तो इनका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका में जो क्रांति हुई वो इनके ही आइडियाज की वजह से हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो स्लोगन जो आया, एक बड़ा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता, ये जो वहां की प्रेम्बल में जो लिखा है ना फ्रेंच के संविधान के, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक आइडिया, एक वो था, स्लोगन था, ये वो भी कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देशों में संविधान होना, डेमोक्रेटिक सेटअप होना और ह्यूमन राइट्स की जो हम बात करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं क्या है, वो जॉन लॉक के आइडियाज ही हैं। जॉन लॉक के आइडियाज से ही प्रेरित होकर वो उनका ही इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। ये देख सकते हैं कि पहले तो जंगल राज कभी होता था, मतलब अब आज बैठ के जो है आराम से बैठ के लोग मीटिंग्स करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। पीसफुल होता है सब कुछ, यानी कि सबकी सहमति से होगा। जॉन लॉक के आइडियाज का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। ये सब आपस में बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी वो होती है ना, आज भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है। G20 की मीटिंग हुई है ना, यूनाइटेड नेशंस में होगी, अभी मोदी जी गए हुए SCO में गए, चाइना गए हुए हैं, कभी ब्रिक्स के सम्मेलन होंगे। यानी कि आपस के आपसी आपसी जो भी रंजिश है, आपकी जो भी मसले मसाइल है, वो आप बैठ के सुलझा लो, मीटिंग्स कर लो। वो जॉन लॉक का ही तो आइडिया है। नहीं तो बंदूक लेके ही सब एक दूसरे के ऊपर खड़े रहे, यानी कि सहमति बनाते हैं आजकल सब। अब इनका थोड़ा क्रिटिक्स से पढ़े हर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अगर इनका क्रिटिकल इवेल्युएशन करें, लॉक गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू प्रॉपर्टी को, इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। और उसने क्या एक तरीके से कैपिटलिज्म को, जैसा मैं बता रहा था, कैपिटलिज्म को प्रमोट करा और स्ट्रेंथन कर दिया उसको, कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म से आता क्या है, समाज में असमानता बढ़ जाती है। दूसरा, ही इग्नोर्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, उन्होंने कोई बात नहीं करी। जब आप राइट टू प्रॉपर्टी को आप नेचुरल राइट्स में बता रहे हो और राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, तो फिर सरकार को आपने कह दिया, सरकार का रोल कर दिया कम, लिमिटेड गवर्नमेंट। अब दो व्यक्तियों को मैदान में अकेला छोड़ दिया जाए, एक के पास लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली आगे बढ़ता चला जाएगा ना। और ये व्यक्ति जो यहाँ पे यहीं रह जाएगा, इसको सरकार की जरूरत है, सरकार की मदद की जरूरत है। सरकार मदद करेगी नहीं, क्योंकि सरकार ये पर्सनल स्फेयर है। जॉन लॉक ने कह दिया पर्सनल स्फेयर में मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी नहीं, तो ये तो पीछे रह जाएगा।
और ये व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा, समाज में क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, सोसाइटी में असमानता आ जाएगी। तो इसी का जवाब क्या होता है फिर, समाजवाद, यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, गवर्नमेंट इसको रोकेगी और इसको पुश करेगी आगे। यानी कि जो कैपिटलिज्म जो होता है वो इक्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, लिबर्टी के साथ नहीं करेगा। इसका जवाब होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होगा, वो लिबर्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, बट समाज में इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। Yet his greatest contribution is democratic thinking। उन्होंने मतलब ये जो बार बार जो सहमति की सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, कंसेंसस की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कंसेंसस होती ही है डेमोक्रेसीज में ही तो होती है। जहां डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट होती है ना, तो वहां वो पार्लियामेंट में बैठते हैं सब लोग, वो डिस्कशन होते हैं ना, 3 सेशन होते हैं हमारे देश में, कहीं पे भी पार्लियामेंट में, तो डिस्कशन होती है, यानी कि कंसेंसस चलता है वहां पे। तो इनके आइडियाज जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनको कंक्लूड कर देते हैं, वो रेवोल्यूशन का आइडिया देते हैं एक तरीके से। ये ही टॉट दैट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड इट्स मेन ड्यूटीज इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट। गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शनिंग है वो नेचुरल राइट्स के प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के। हिज थॉट्स रिमेन्स द सोल ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। तो ये था जॉन लॉक का। मैं समझता हूं आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगभग हो गया होगा। इसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। जॉन लॉक के लगभग सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें, अगर कुछ छूट गया हो तो मेरे को प्लीज कमेंट में बताना, जो मैं उस पर भी सेपरेट अलग से वीडियोस बनाता हूं और जॉन लॉक को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरा चैनल योगक्षेम क्लासेस।